Friends, good morning. I welcome you all on my YouTube channel. As you know, we are learning organism and population. In the previous session, we have discussed about the population density and how the what are the factors those affect the population density. मैंने आपको 4 फैक्टर के बारे में बता दिया था अच्छे से. कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं ये भी बता दिया था. जैसे नेटेलिटी आप देख सकते हो पॉजिटिव है, मतलब ये नेटेलिटी ऐड कर रहा है, पॉपुलेशन डेंसिटी को इंक्रीज कर रहा है. इमिग्रेशन, जो बाहर से लोग आ रहे हैं, बाहर से लोग क्यों आएंगे? अगर कहीं का भी इकोसिस्टम, कहीं का भी एनवायरनमेंट अगर फेवरेबल होगा, देन ऑर्गेनिज्म विल मूव फ्रॉम द एनी अदर हैबिटेट टू दैट पर्टिकुलर हैबिटेट. ठीक है, इस पर्टिकुलर हैबिटेट में, इस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में ऐड होंगे तो उसको हम क्या बुलाएंगे? इमिग्रेशन. जैसे अगर आप अब अयोध्या का एग्जांपल ले ले तो अयोध्या में जब से ये वर्डिक्ट आया है तो अब लोग यहाँ पे ज़्यादा इन्वेस्ट करने के लिए सोच रहे हैं, तो इमिग्रेशन ज़्यादा होगा. समझ में आया? और अगर मान लो किसी कंट्री में या किसी स्टेट में या किसी डिस्ट्रिक्ट में अगर प्रॉब्लम ज़्यादा होने लगती है तो लोग वहाँ से क्या करने लगते हैं? मूव करने लगते हैं. ठीक है, दूसरी किसी प्लेस पे, तो उसको क्या बुलाते हैं? ई माइग्रेशन. ठीक है, और नेक्स्ट एक और फैक्टर होता है दैट इज मोर्टेलिटी, जिसको हम डेथ रेट के नाम से जानते हैं. डी मतलब डेथ रेट. ठीक है, तो डेथ रेट मतलब मोर्टेलिटी और ई माइग्रेशन जो होता है, ये दोनों क्या करते हैं? पॉपुलेशन डेंसिटी को रिड्यूस करते हैं, कम करते हैं. अब अगर मान लो किसी भी गिवन पॉपुलेशन में कोई भी एक पर्टिकुलर टाइम पे अगर नेटेलिटी और इमिग्रेशन अगर ज़्यादा है तो ऐसी कंडीशन पे पॉपुलेशन डेंसिटी वहाँ की क्या होगी? ज़्यादा होगी. तो मैंने आपको इस फॉर्मूले के थ्रू एक्सप्लेन कर दिया था कि मान लो अगर कहीं पे भी आप पॉपुलेशन डेंसिटी मेज़र करने जा रहे हो तो वहाँ पे पहले से ही कुछ पॉपुलेशन है जिसको हम एनटी के नाम से जानते हैं. ठीक है, पॉपुलेशन एट गिवन टाइम में कुछ ना कुछ पॉपुलेशन तो ज़रूर होगी. अब ऐसा तो है नहीं कि वहाँ पे ज़ीरो से स्टार्ट होगा. उसके बाद बी प्लस आई मतलब बर्थ रेट मतलब नेटेलिटी और इमिग्रेशन को ऐड कर लेंगे और डेथ और इमाइग्रेशन को उसमें से माइनस कर देंगे ऐड करने के बाद. तो हमें यहाँ की क्या पता लग जाएगी? किसी भी ऑर्गेनिज्म की, किसी भी पॉपुलेशन की डेंसिटी हम मेज़र कर सकते हैं. क्लियर है? तो क्या क्या फैक्टर हैं वो सारे फैक्टर मैंने आपको बता दिए. ठीक है, अब डिपेंड करता है अगर कहीं पे भी पॉपुलेशन डेंसिटी एट अ गिवन टाइम ज़्यादा है. जैसे अगर आप देखो राजस्थान कोरेलिडो नेशनल पार्क में एक पर्टिकुलर टाइम पे साइबेरियन क्रेन ज़्यादा आ जाती हैं, तो अगर हम विंटर्स में देखें तो साइबेरियन क्रेन के नंबर वहाँ पे क्या हैं? ज़्यादा हैं. लेकिन अगर हम अदर सीज़न में देखें तो वहाँ पे साइबेरियन क्रेन की जो डेंसिटी होगी वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. तो ये डिपेंड करता है वहाँ की कंडीशन पे. कहीं पे जैसे पॉन्ड है, जैसे आपने देखा होगा रेनी सीजन में जब पॉन्ड पूरी तरह से वाटर से भर जाते हैं तो वहाँ पे जो एल्गी के पॉपुलेशन डेंसिटी है वो इंक्रीज़ हो जाती है, फिशेस की पॉपुलेशन बढ़ जाती है. तो ऐसी कंडीशन पे वो उनके लिए फेवरेबल कंडीशन होती है, तो पॉपुलेशन डेंसिटी क्या हो जाती है? इंक्रीज़ हो जाती है, बढ़ जाती है. लेकिन वहीं पे अगर जब हम देखें कि वाटर कम होने लगता है, एडवर्स कंडीशन होने लगती है, तो धीरे धीरे पॉपुलेशन डेंसिटी वहाँ की क्या हो जाती है? रिड्यूस हो जाती है. तो अंडर नॉर्मल कंडीशन बर्थ एंड डेथ्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग पॉपुलेशन डेंसिटी. ये दोनों काफ़ी इन्फ्लुएंस करते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी पे. अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है इस लेसन से, दैट इज ग्रोथ मॉडल्स. ठीक है, अभी आपने देखा कि पॉपुलेशन ग्रोथ कैसे होती है. अब हम लोग पढ़ेंगे ग्रोथ मॉडल्स क्या हैं. 2 टाइप के ग्रोथ मॉडल्स होते हैं. ग्रोथ मॉडल्स का मतलब हो गया कि ग्रोथ कैसे होती है, पॉपुलेशन की जो ग्रोथ है वो कैसे होती है, उसके लिए 2 मॉडल्स प्रोड्यूस किए गए हैं. 2 मॉडल्स मतलब अलग अलग जो इकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने अलग अलग मॉडल्स के बारे में बताया है. ठीक है, अब यहाँ पे देखो, जैसे अगर मान लो किसी कहीं पे भी अगर आप पॉपुलेशन डेंसिटी मेज़र कर रहे हो तो अगर मान लो वहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है, ये बताओ ये क्या पॉसिबल है कि कहीं पे भी ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन बढ़ती जाए, बढ़ती जाए, बढ़ती जाए? कभी वो कांस्टेंट हो ही ना, हमेशा वो बढ़ती जाए. ठीक है, तो डज द ग्रोथ ऑफ अ पॉपुलेशन विद द टाइम शो एनी स्पेसिफिक एंड प्रेडिक्टेबल पैटर्न? क्या कोई प्रेडिक्टेबल पैटर्न शो करता है? वी हैव बीन कंसर्न्ड अबाउट अनब्राइडल्ड ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ एंड प्रॉब्लम क्रिएटेड बाय इट. आप देख रहे हो ह्यूमन की पॉपुलेशन किस तरह से बढ़ रही है. ठीक है, इन आवर कंट्री एंड इट इज़ देयर फॉर ग्रोथ, population growth and problem created by it in our country, and it is therefore natural for us to be curious if different animal population in nature behave the same way. अगर मान लो जैसे ह्यूमन की पॉपुलेशन अगर बढ़ रही है, इसी तरह से अगर और भी ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन ऐसी बढ़ेगी तो वो भी हमारे लिए कंसर्न का एक सब्जेक्ट रहेगा. अगर किसी की पॉपुलेशन एक, जैसे हमने एक स्टैंडर्ड बनाया होता है, उस स्टैंडर्ड से अगर किसी ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन अगर रिड्यूस भी हो रही है तब भी वो हमारे लिए कंसर्न है. जैसे अगर आपने देखा होगा टाइगर प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया जिससे टाइगर के नंबर बढ़ें.
ठीक है। सेम एज अगर बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं, बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिनके नंबर अगर एक स्टैंडर्ड साइज से कम हो रहे हैं तो वो भी हमारे लिए कंसर्न है, लेकिन अगर स्टैंडर्ड से काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं तो वो भी हमारे लिए कंसर्न का एक सब्जेक्ट हो जाएगा, जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन है। ठीक है, अब आ जाते हैं सबसे पहला जो मॉडल है ग्रोथ मॉडल, दैट इज़ एक्सपोनेंशियल। वैसे तो एक्सपोनेंशियल का मतलब होता है जो बढ़ता चला जाए, ठीक है, बढ़ता जाए बढ़ता जाए। जैसे मान लो एक ऑर्गेनिज्म है, इसने रिप्रोड्यूस किया, 2 ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस किए, फिर ये 2 ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करेंगे, फिर इससे बढ़ता चला जाएगा। तो इसका जो ग्राफ है ना ऐसे बढ़ता चला जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो ऐसे ऐसे ग्रोथ मॉडल्स अगर देखा जाए तो रियलिस्टिक तो है नहीं भाई, कभी ना कभी तो वो स्पेस की कमी आ जाएगी। मान लो फूड रिसोर्सेज की कमी नहीं आएगी, लेकिन स्पेस कंफर्म है कम हो जाएगा, क्योंकि जिस रेशियो में पॉपुलेशन बढ़ता है, जैसे मान लो एक घर में 4 लोग रहते हैं, 4 मेंबर्स हैं। अब 4 मेंबर्स की फैमिली आगे बढ़ी, उनकी मैरिज हुई, उनके भी बेबीज़ हो गए, फिर उनके भी बेबीज़ आगे जाके बड़े हो गए, फिर उनकी भी मैरिज हुई, उनके भी बेबीज़ हो गए। तो क्या बताओ, वो जो घर है वो बड़ा हो रहा है? नहीं हो रहा है। समझ में आया? अगर हम उस घर को एक एरिया मान लें तो एरिया में पॉपुलेशन कभी ना कभी तो एक कम होने लगेगी ना, मतलब एक उस पर कांस्टेंट होने लगेगी ना। लोग कहेंगे भाई अब पॉपुलेशन को कंट्रोल करो, इतना स्पेस नहीं है हमारे पास, या तो आप स्पेस बढ़ाओ। लेकिन स्पेस कब तक बढ़ेगा? क्या जिस रेशियो में पॉपुलेशन बढ़ रहा है उसी रेशियो में हमारा स्पेस भी बढ़ जाए? जैसे अगर हमारे इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ रही है तो हम अदर कंट्री के बाउंड्री में जाके चले जाएं, पाकिस्तान में चले जाएं, चाइना में चले जाएं, बांग्लादेश में चले जाएं कि जो हमारी भाई पॉपुलेशन बढ़ रही है, हमें एरिया ज़्यादा चाहिए तो हम एरिया भी बढ़ा लेंगे। ऐसा नहीं पॉसिबल है ना, ठीक है। तो पॉपुलेशन की जो ग्रोथ है ना वो एक स्टैंडर्ड तक ठीक है, उसके बाद अगर पॉपुलेशन की ग्रोथ ज़्यादा हो रही है तो उससे कई सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, फूड की कमी आ सकती है, स्पेस की कमी हो सकती है, ठीक है। तो बढ़ते हैं, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल पढ़ते हैं। बहुत ध्यान से समझना, बहुत ईजी है, लेकिन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है ये क्वेश्चन। Resources, food and space availability is obviously essential for the unimpeded growth. अनइम्पीडेड मतलब बिना रुके हुए जो ग्रोथ होती है उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? फूड और स्पेस ऑफ अ पॉपुलेशन। आइडियली व्हेन रिसोर्सेज इन द हैबिटेट आर अनलिमिटेड, अगर मान लो रिसोर्सेज अनलिमिटेड हैं कहीं के पे भी, जैसे अगर मान लो एक क्लासरूम में 20 सीट है, अब पता लगा 40 स्टूडेंट्स आ गए, ठीक है, 80 आ गए तो सीट्स बढ़ गई, 90 आ गए तो सीट्स बढ़ गई। तो ऐसी कंडीशन पे क्या हो रहा है? रिसोर्सेज बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म बढ़ रहे हैं वैसे वैसे रिसोर्सेज भी बढ़ रहे हैं, तब तो उसकी ग्रोथ आगे बढ़ेगी। लेकिन अगर मान लो कन्फाइन हो गए, जैसे एक ट्रेन है, उस ट्रेन के बोगी में, उस ट्रेन के कंपार्टमेंट में 72 सीट्स हैं, तो 72 ही तो मेंबर्स आएंगे। मान लो चलो ठीक है 10-20 मेंबर और ऐड कर देते हैं, लेकिन उसके बाद क्या होगा? तो वहाँ पे तो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो रिसोर्सेज मतलब जो स्पेस है वो तो बढ़ नहीं रहा है। समझ में? तो व्हेन रिसोर्सेज इन द हैबिटेट आर अनलिमिटेड, अगर रिसोर्सेज अनलिमिटेड हैं, ईच स्पीसीज हैज़ द एबिलिटी टू रियलाइज फुल्ली इट्स इनेट पोटेंशियल टू ग्रो इन नंबर। तो होगा क्या कि वहाँ की जो स्पीसीज है, ठीक है, उसकी एक एबिलिटी होगी वहाँ पे इंक्रीज होने की। एज डार्विन ने यही ऑब्जर्व किया था वाइल डेवलपिंग हिज थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, क्योंकि आपने ये चैप्टर पढ़ा ही नहीं है, ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन, डार्विन की थ्योरी, ये चैप्टर एलिमिनेट हो गया है। तो इस चैप्टर में ये सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन था कि डार्विन ने बताया था कि देयर शुड बी अ रिप्रोडक्टिव फिटनेस। अगर कोई ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्टिवली फिट है तो वो रिप्रोड्यूस करता जाएगा, और अगर वो रिप्रोड्यूस करेगा तो नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स बढ़ेंगे। जब नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स बढ़ेंगे तो उनको 2 चीज़ें चाहिए होंगी, फूड और स्पेस। अगर उनको फूड और स्पेस अवेलेबल हो रहा है तो उनकी जो ग्रोथ होगी ना वो एक्सपोनेंशियली होगी, ठीक है, मतलब बिना रुके वो एक कांस्टेंट ग्रोथ चलती रहेगी, ग्रोथ होती रहेगी, वो कभी कांस्टेंट नहीं होगी, ग्रोथ होती रहेगी। देन द पॉपुलेशन ग्रो इन अ एक्सपोनेंशियल, ठीक है, किस मैनर में ग्रोथ होगी पॉपुलेशन की? एक्सपोनेंशियल मैनर में। इसी को जियोमेट्रिक फैशन भी बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल को हम क्या बुलाते हैं? जियोमेट्रिक फैशन बुलाते हैं। इफ इन अ पॉपुलेशन साइज ऑफ एन, ठीक है, पॉपुलेशन की साइज मान लो क्या है? एन है। बर्थ रेट नॉट टोटल नंबर पर कैपिटा बर्थ, ठीक है, इसमें हम क्या ले रहे हैं? पर कैपिटा ले रहे हैं। द बर्थ रेट्स नॉट टोटल नंबर नहीं ले रहे हैं हम, बर्थ रेट ले रहे हैं केवल, आर रिप्रेजेंटेड एज बी। पॉपुलेशन साइज क्या हो गई? एन, बर्थ रेट कितनी है? बी है, डेथ रेट कितनी है? डी है, तो बी माइनस डी,
बी माइनस डी को बोलते हैं आर। आर मतलब होता है इंटरनिसिक रेट, नेचुरल इंक्रीज। कहीं पे भी अगर कोई इंक्रीज हो रहा है तो आप उसको कैसे कैलकुलेट करोगे, बर्थ रेट में से डेथ रेट को क्या कर दोगे, माइनस करोगे। अगर बर्थ रेट ज़्यादा है, डेथ रेट कम है, तो आर रेट क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसका मतलब है वहाँ के जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी रिप्रोडक्टिव फिटनेस अच्छी है, इसका मतलब वो रिप्रोडक्शन ज़्यादा परफॉर्म कर रहे हैं, नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है, कंपेरेटिवली टू द डेथ रेट। क्लियर है। तो इस तरह से अगर आप डेंसिटी निकालो, dn अपॉन dt मतलब रेट, जब भी आप किसी भी पॉपुलेशन ग्रोथ की रेट निकालते हो तो वहाँ पे टाइम जुड़ जाता है। जब भी किसी चीज़ का रेट निकालेंगे तो टाइम ऐड हो जाएगा। तो d का मतलब यहाँ पे डेंसिटी dn अपॉन dt, ठीक है, यहाँ पे t का मतलब क्या हो गया, टाइम, इज इक्वल टू b माइनस डी इंटू एन। और b माइनस डी को हम क्या बुला सकते हैं, r, ठीक है, b माइनस डी को हम क्या बुला सकते हैं, r। r का मतलब यहाँ पे क्या है, इंटरनिसिक रेट, और इंटरनिसिक रेट का मतलब होता है नेचुरल इंक्रीज। किसी भी पॉपुलेशन में कितना नेचुरल इंक्रीज हो रहा है, मतलब कितने ऑर्गेनिजम्स ऐड हो रहे हैं, ठीक है, वो वहाँ का आर रेट होता है। तो याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ सकता है कि आर का मतलब क्या होता है। तो द आर इन दिस इक्वेशन इज कॉल्ड इंटरनिसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज एंड इज a very important parameter chosen for assessing impacts of any abiotic और biotic factor। कहीं किसी भी पॉपुलेशन का अगर आर रेट ज़्यादा है, किसी पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में अगर किसी पॉपुलेशन का आर रेट ज़्यादा है, तो वो हमें बताता है कि जो एबायोटिक फैक्टर्स हैं, जो बायोटिक फैक्टर्स हैं, वो सब उसके लिए फेवरेबल है, समझ में आया। और उसकी जो रिप्रोडक्शन एफिशिएंसी है वो भी अच्छी है, इसीलिए उसका आर रेट क्या हो रहा है, ज़्यादा है, आर रेट बढ़ रहा है। टू गिव यू सम आइडिया अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ आर वैल्यू, अगर हम आर वैल्यू के लिए कुछ आइडिया लें, कुछ एग्जांपल्स देखें, जैसे नॉर्वे रैट, अगर हम नॉर्वे रैट का ले लें, फॉर द नॉर्वे रैट, नॉर्वे आपको पता है कंट्री है, वहाँ पे जो रैट है उसका जो आर रेट है वो कितना है, 0.015। फ्लोर बीटल्स का रेट कितना है, मतलब जो आर रेट है वो कितना है, 0.12 है। इन 1981 द आर वैल्यू ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इन इंडिया वाज 0.0205। ये आर वैल्यू थी। आर वैल्यू आपको पता है कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। फाइंड आउट द करंट वैल्यू, अगर आपको करंट की जो बर्थ रेट है, जो डेथ रेट है, ये पता लग जाए तो आप आर वैल्यू को आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर है। तो इस तरह से हम एक मैग्नीट्यूड, एक जो रेट है उसका, वो कैलकुलेट कर सकते हैं। इन द अबव इक्वेशन डिस्क्राइब द एक्सपोनेंशियल और जियोमेट्रिक ग्रोथ। ये जो आपने ये रेशियो, मतलब ये जो आपने फॉर्मूला देखा dn अपॉन dt इज इक्वल टू rn, ये क्या बता रहा है, जियोमेट्रिक ग्रोथ के लिए एक इक्वेशन है। पैटर्न ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन एंड रिजल्ट इन जे शेप। अगर आप यहाँ पे ग्राफ में देखो तो ये वाला जो ग्राफ है, ये वाला, ठीक है, ये किसको शो कर रहा है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को शो कर रहा है। बहुत ध्यान से समझो, जब भी कहीं पे भी किसी भी पर्टिकुलर अगर हम एरिया में देखें तो वहाँ पे किसी भी ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन 0 से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। अब 0 से स्टार्ट हो रही है, धीरे धीरे वो ऊपर की तरफ जा रही है, मतलब इंक्रीज हो रही है, उसके बाद इंक्रीज होती चली जा रही है, इंक्रीज होती चली जा रही है, कम नहीं हो रही है। इसका मतलब है वहाँ पे जो फूड है, जो स्पेस है, वो ज़्यादा है, एबंडेंट है। जब तक फूड और जो स्पेस हैं वो एबेंडेंट होंगे, तब तक पॉपुलेशन की ग्रोथ कैसी होती चली जाएगी, एक्सपोनेंशियल। लेकिन क्या ये हमेशा पॉसिबल है, इट इज़ पॉसिबल फॉर ऑल, मतलब ऑल द कंडीशन, नो, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है वो नॉन रियलिस्टिक है, ये रियलिस्टिक ग्रोथ नहीं है। ये किस टाइप की ग्रोथ है, नॉन रियलिस्टिक। ये किसी कंडीशन में, कभी किसी पर्टिकुलर टाइम में तो हो सकती है, लेकिन हमेशा के लिए ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसीलिए हम इसको नॉन रियलिस्टिक ग्रोथ बता सकते हैं। क्लियर है, ठीक है। तो इक्वेशन में समझ में आ गया। और इसका शेप देखो कैसा बन रहा है, जे शेप। अगर आप ध्यान से देखो तो इसका जो शेप हो रहा है वो कैसा बन रहा है, जे शेप। इसीलिए इसको हम जे शेप्ड कर्व ग्रोथ भी बोलते हैं। इसका जो शेप बनता है वो जे शेप्ड कर्व बनता है। क्लियर है, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम, इफ़ यू आर फैमिलियर विद बेसिक कैलकुलस, ये मैथमेटिक्स के लिए इंपॉर्टेंट है, इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं आता, डरना नहीं, केवल आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। एन टी मतलब पर्टिकुलर टाइम पे कितनी पॉपुलेशन है, एन टी इज इक्वल टू एन जीरो, ठीक है, सॉरी, एन जीरो का मतलब क्या हो गया, पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम जीरो। जब भी आप पॉपुलेशन डेंसिटी कहीं के भी मेजर कर रहे हो तो आप टाइम जीरो मान के चलते हो, ठीक है। तो एन जीरो का मतलब क्या हो गया, पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम जीरो। एन टी का मतलब क्या हो गया, पॉपुलेशन डेंसिटी आफ्टर टाइम एन टी, किसी पर्टिकुलर टाइम के बाद वहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी होगी। आर का मतलब क्या हो गया, इंटरनेसिक रेट, ठीक है, ऊपर आर लिखा हुआ है, ठीक है। और ई का मतलब क्या है, ई जो है एक लॉगरिथम वैल्यू है जो कांस्टेंट रहेगी, जो चेंज नहीं होगी।
ये लॉगरिदम वैल्यू है, लॉग वैल्यू है। तो इस तरह से एक फॉर्मूला बन गया एन टी इज इक्वल टू एन जीरो ई की पावर आर टी। तो टी का मतलब वहाँ पे क्या है, टाइम से है। ई क्या है, ई एक लॉगरिदम वैल्यू है। तो इस तरह से हम कहीं के भी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। और जैसे मैंने अभी बताया, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का जो कर्व बनता है वो जे शेप बनता है। उसका फॉर्मूला क्या होता है, डी एन अपॉन डी टी इज इक्वल टू आर एन। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है कहीं के भी जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है उसको कैलकुलेट करने का। ठीक है, और इस इक्वेशन में हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आपको कैलकुलस पता है तो इस इक्वेशन में आप रिप्रेजेंट करके उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर है? ठीक है, तो इस तरह से हो गया एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के बारे में। अब इसके कुछ और एस्पेक्ट्स दिए हैं। एनी स्पीसीज ग्रोइंग एक्सपोनेंशियल अंडर अनलिमिटेड रिसोर्सेज कंडीशन कैन रीच एनॉर्मस पॉपुलेशन। उसकी पॉपुलेशन तो एनॉर्मसली बढ़ती चली जाएगी, बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी इन अ शॉर्ट टाइम, क्योंकि फूड भी अवेलेबल है, स्पेस भी अवेलेबल है और कंडीशन भी फेवरेबल है। डार्विन शोड हाउ इवन अ स्लो ग्रोइंग एनिमल, अगर कोई एनिमल है जो जिसकी ग्रोथ स्लो होती है, लाइक एलिफेंट, कुड रीच एनॉर्मस नंबर, वो भी एनॉर्मस नंबर पे पहुंच सकता है इन अब्सेंस ऑफ चेक्स। यहाँ पे चेक्स का मतलब क्या है कि रोकना। जैसे अगर बहुत सारे मान लो रिसोर्सेस कम है, फूड कम है, स्पेस कम है, तो ऐसी वो उसके लिए क्या होंगे, चेक्स होंगे। अब्सेंस ऑफ चेक्स का मतलब क्या हो गया कि उसको कोई रोकने वाला नहीं है। जैसे अगर मैंने आपके लिए बहुत सारे चेक्स क्रिएट कर दिए हैं या बहुत सारे चेक्स लगा दिए हैं, तो यहाँ पे चेक्स का मतलब क्या है कि आपको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। अगर कोई रोक नहीं रहा है तो वो बढ़ेगा ज़्यादा आगे। समझ में आया? अगर फूड की अवेलेबिलिटी है, स्पेस की अवेलेबिलिटी है, तो चेक्स नहीं है। ऐसी कंडीशन में अगर स्लो ग्रोइंग एनिमल भी, जैसे हम एलिफेंट की बात करें जो स्लो ग्रोथ उसमें होती है क्योंकि ह्यूज एनिमल होता है, ठीक है, तो ऐसे एनिमल्स भी एनॉर्मस क्वांटिटी में पहुंच सकते हैं, एनॉर्मस नंबर में पहुंच सकते हैं। क्यों? क्योंकि अब्सेंस ऑफ चेक्स के कंडीशन पे। द फॉलोइंग इज एन एनेक्डोट। अगर आप ये स्टोरी दी हुई है, इसमें मिनिस्टर और एक उनके किंग के बीच में चेस का गेम होता है। जब चेस का गेम होता है तो आपने देखा होगा, चेस बोर्ड देखा होगा, तो उसमें 64 स्क्वायर्स होते हैं। ठीक है, तो जब किंग और मिनिस्टर के बीच में गेम हुआ, तो जो चेस का गेम हुआ, तो मिनिस्टर ने बोला कि अगर मैं जीत गया तो मुझे इसी 64 के इक्वल जो है मुझे फूड ग्रेन चाहिए होंगे। ठीक है, तो किंग ने बोला अरे इतनी इसमें क्या बड़ी बात है, मैं दे दूंगा। तो उसने बाद में क्या रूल बताया था कि पहले स्क्वायर पे अगर आपने 2 रखा है तो दूसरे पे आप उसका मल्टीपल रखो, 2 का 4। ठीक है, फिर 4 का 4 उसके भी टाइम्स, 4 टाइम्स, 2 का 2 टाइम्स, 4 का 4 टाइम्स। तो इस तरह से क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। पता है, इस स्टोरी जब आप पढ़ोगे तो इसमें आपको ये पता लगेगा कि एट द एंड ऑफ द स्क्वायर उसके जितने भी स्टेट का जितना भी ग्रेन था सब खत्म हो गया था, लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पाई थी। ये एक्चुअली रिलेट कर रहा है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ से। जैसे मान लो 2 ऑर्गेनिज्म है, ये 2 ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं और ये 4 ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। ये 4 ऑर्गेनिज्म भी बाद में रिप्रोड्यूस करते हैं तो ये बनाते हैं 16। तो इस तरह से जो मल्टीप्लिकेशन हो रहा है उसके थ्रू इतने नंबर ज़्यादा हो जाएंगे, इतने ज़्यादा नंबर हो जाएंगे जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, मतलब रियलिस्टिक नहीं है। इतनी ग्रोथ हमें रियलिस्टिक नहीं लगती है। क्लियर है? क्योंकि किसी भी एरिया में ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो रिसोर्सेज हैं, जो फूड रिसोर्सेज हैं, जो स्पेस हैं, वो हमेशा के लिए एबेंडेंट होंगे, अनलिमिटेड होंगे। तुम क्या सोचते हो? अब देख लो हमारी कंट्री में कितनी प्रॉब्लम आ रही है, फूड की, स्पेस की प्रॉब्लम आ रही है। अब धीरे धीरे जो एग्रीकल्चरल फील्ड है वो कम होता चला जा रहा है। तो आप देख सकते हो कि ऐसी ग्रोथ रियलिस्टिक नहीं होती। क्लियर है? चलो अब नेक्स्ट आ जाओ। ये गेम के बारे में हो गया, इसको स्टोरी जरूर पढ़ना, ये आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा। नेक्स्ट आ जाओ लॉजिस्टिक ग्रोथ। ये जो ग्रोथ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ये रियलिस्टिक ग्रोथ होती है। ठीक है, जैसे मान लो कोई पर्टिकुलर एरिया है, कहीं पे भी आपने कहीं कॉलोनी में गए तो वहाँ पे पहले कोई घर नहीं बना था, फिर घर बनना स्टार्ट हुआ, धीरे धीरे घर बनते बनते खूब घर बना, लेकिन एक टाइम के बाद वो कांस्टेंट हो गया क्योंकि अब वहाँ पे स्पेस नहीं है। अब स्पेस नहीं है तो घर बनना बंद हो गया, तो वो कांस्टेंट हो गया। ऐसे ही किसी भी पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में अगर किसी ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो एक बार तो बहुत तेज एक्सेलरेट करती है, एक्सेलरेट तो करेगी, लेकिन एक टाइम के बाद वो कांस्टेंट हो जाएगी क्योंकि जो फूड की अवेलेबिलिटी है, जो स्पेस की अवेलेबिलिटी है, वो अनलिमिटेड नहीं है, वो कहीं ना कहीं चेक्स जनरेट कर रही है, कॉम्पिटिशन होगा। अगर मान लो फूड की अवेलेबिलिटी, जैसे मान लो नीट एग्जाम है, नीट का एग्ज़ाम मान लो दे रहे हैं 2 लाख स्टूडेंट, 2 लाख स्टूडेंट जो है नीट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, और पता लगा अगर 4 लाख सीट हुई तो कोई कंपटीशन होगा? ठीक है, कितना अच्छा होता अगर 4 लाख सीट होती और 2 लाख बच्चे बैठते एग्जाम में, तो ऐसी कंडीशन में कोई कंपटीशन ही ना होता और आराम से सीट मिल जाती। लेकिन उल्टा हो रहा है, पता लगा 2000 सीट है,
2K सीट्स है और कितने कैंडिडेट अपीयर हो रहे हैं, 4 लाख। तो कंपटीशन बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? अगर कंपटीशन बढ़ गया तो हर एक स्टूडेंट तो वहाँ पहुँच नहीं पाएगा। सेम एज लॉजिस्टिक ग्रोथ में भी यही हो रहा है कि हर एक ऑर्गेनिज्म, ऐसा नहीं कि वो उसकी ग्रोथ हमेशा ऐसे अनलिमिटेड होती रहेगी। क्यों? क्योंकि जो फूड की अवेलेबिलिटी है, जो स्पेस की अवेलेबिलिटी है, जो कंडीशन है, वो हमेशा फेवरेबल थोड़ा ना रहेगी। ठीक है, तो नो पॉपुलेशन ऑफ एनी स्पीसीज इन नेचर हैज़ इट्स डिस्पोजल अनलिमिटेड रिसोर्सेज, ठीक है, टू परमिट एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। किसी पॉपुलेशन में ऐसा पॉसिबल नहीं है। दिस लीड्स टू कॉम्पिटिशन, कंफर्म है कभी ना कभी कंपटीशन तो होने लगेगा बिटवीन इंडिविजुअल फॉर लिमिटेड रिसोर्सेज, जैसे मैंने अभी नीट वाला एग्जांपल लिया। इवेंचुअली द फिटेस्ट इंडिविजुअल, ऐसी कंडीशन में जो फिटेस्ट इंडिविजुअल होगा, जैसे नीट एग्जाम के लिए कम सीट है तो जो मेहनत करेगा वही आगे जाएगा, जो बोर्ड एग्जाम के लिए स्ट्रगल करेगा, मेहनत करेगा, उसी के बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है, तो जो फिटेस्ट होगा वही सर्वाइव करेगा, वही रिप्रोड्यूस करेगा। जो फिट नहीं होगा वो एलिमिनेट हो जाएगा, जैसे डायनासोर एलिमिनेट हो गया। द गवर्नमेंट्स ऑफ many countries have also realized this fact and introduced various restraint मतलब बहुत सारे constraint मतलब बाधाएं उन्होंने डाल दी with a view to limit human population। तो उन्होंने बोल दिया कि अगर भाई अगर आप पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं करोगे तो आपकी गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी, आपकी इनकम कर दी जाएगी। ठीक है, आपको बहुत सारे ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जो हम प्रोवाइड नहीं कराएंगे। तो ह्यूमन जो गवर्नमेंट ने देखा कि ये प्रॉब्लम आगे आएगी, अगर पॉपुलेशन बढ़ती रही तो कहीं ना कहीं जो फूड रिसोर्सेज हैं वो कम होते चले जाएंगे। इन नेचर, अगर हम नेचर की बात करें, अ गिवन हैबिटेट हैज़ इनफ रिसोर्सेज टू सपोर्ट अ मैक्सिमम पॉसिबल नंबर। कोई भी हैबिटेट है तो उसके पास इनफ सफिशिएंट फूड रिसोर्सेज होते हैं, लेकिन एक लिमिट तक, बियॉन्ड विच नो फर्दर ग्रोथ इज पॉसिबल। एक लिमिट के बाद उसके बाद कोई ग्रोथ पॉसिबल वहाँ पे नहीं होगी। इसी को बोलते हैं कैरिंग कैपेसिटी। काफ़ी पूछा जाता है कि व्हाट इज कैरिंग कैपेसिटी, जिसको हम के से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, इसको कैसे बताओगे? इन अ नेचर अ गिवन हैबिटेट हैज़ इनफ रिसोर्सेज टू सपोर्ट अ मैक्सिमम पॉसिबल नंबर बियॉन्ड विच नो फर्दर ग्रोथ इज पॉसिबल। एक लिमिट के बाद कोई और ग्रोथ पॉसिबल नहीं होगी, उसी को हम क्या बुला सकते हैं? कैरिंग कैपेसिटी। किसी भी पर्टिकुलर हैबिटेट की, पर्टिकुलर कंडीशन की कैरिंग कैपेसिटी होती है, उसके बाद पॉपुलेशन की ग्रोथ नहीं होगी। अ पॉपुलेशन ग्रोइंग इन अ हैबिटेट विद अ लिमिटेड रिसोर्सेज शो अ इनिशियल लैग फेज। सबसे पहले लैग फेज का मतलब होता है बहुत धीरे धीरे। ठीक है, एक बार एक्सीलरेटेड फेज आएगा, उसके बाद कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये जो शेप बन रहा है वो एस शेप बन रहा है, इसीलिए लॉजिस्टिक को हम एस शेप्ड कर्व भी बोलते हैं। जैसे एक्सपोनेंशियल को क्या बुलाते थे? जे शेप्ड कर्व, ऐसे ही लॉजिस्टिक को क्या बुलाते हैं? एस शेप्ड कर्व। ठीक है, तो फॉलोड बाई फेज ऑफ एक्सीलरेशन, समझ में आया? सबसे पहले लैग फेज का मतलब है कि कम, बहुत कम पॉपुलेशन है, लैग फेज से स्टार्ट होगा। आफ्टर दैट इट विल एक्सीलरेट, एक्सीलरेशन होगा, और एक्सीलरेशन के बाद क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कैरिंग कैपेसिटी है। अ प्लॉट ऑफ एन इज रिलेशन टू टाइम। अगर हम एन मतलब पॉपुलेशन साइज को टाइम के अकॉर्डिंग अगर हम उसको प्लॉट करें तो हमें किस टाइप का शेप मिलेगा? एस शेप्ड मिलेगा, जिसको बोलते हैं सिग्मॉइड कर्व। तो लॉजिस्टिक ग्रोथ में किस टाइप का कर्व बनता है? एस शेप कर्व, या आप उसको सिग्मॉइड कर्व भी बुला सकते हो। द टाइप ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इज नोन एज, सबसे पहले इसको किसने बताया था? वर्ल्स्ट पॉल और लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व। इसी ग्रोथ को हम और क्या बुलाते हैं? वर्ल्स्ट पर्ल और लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व। ठीक है, और डिस्क्राइब बाई ये इसका इक्वेशन हो गया। अभी आपने एक्सपोनेंशियल में देखा था dn अपॉन dt इज इक्वल टू rn। ठीक है, वहाँ पे उसका अलग था फॉर्मूला। यहाँ पे देखो एक वर्ड और एक लेटर और ऐड हो गया, k। तो k का मतलब क्या है? कैरिंग कैपेसिटी, k माइनस एन अपॉन k। तो यहाँ पे k क्या है? कैरिंग कैपेसिटी है। n क्या है? पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम। और r क्या है? नेचुरल इंक्रीज इंटरनेसिक रेट, दैट आई हैव एक्सप्लेन यू, जिसको मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। तो इसका मतलब है रियलिस्टिक ग्रोथ कौन है? लॉजिस्टिक। और नॉन रियलिस्टिक ग्रोथ कौन है? एक्सपोनेंशियल। दोनों के बीच में डिफरेंसेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को आप लोग पढ़ लीजिएगा कि दोनों में क्या डिफरेंसेस होंगे। ठीक है, तो दोनों ग्रोथ मॉडल समझ में आ गए होंगे कि एक ग्रोथ मॉडल में क्या है कि रिसोर्सेज अगर एबंडेंट हैं, अनलिमिटेड हैं, तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पॉसिबल है। ठीक है, और अगर मान लो कोई जैसे ह्यूमन की पॉपुलेशन मान लो एक्सपोनेंशियली अगर ग्रो भी कर रही है, तो एक टाइम के बाद कहीं ना कहीं उसकी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रुक जाएगी और वो फिर से किस में आ जाएगा? लॉजिस्टिक ग्रोथ में आ जाएगा। और लॉजिस्टिक ग्रोथ को हम रियलिस्टिक ग्रोथ मानते हैं। क्यों? क्योंकि कोई ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि कोई पॉपुलेशन हमेशा बढ़ती रहे और वहाँ पे हमेशा जो रिसोर्सेज हैं वो अनलिमिटेड रहें, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है।
किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए हम कह सकते हैं कि हाँ जो रिसोर्सेज हैं वो अनलिमिटेड नहीं, मतलब अनलिमिटेड हैं, लेकिन एक टाइम के बाद रिसोर्सेज भी धीरे धीरे कम होने लगेंगे, रिड्यूस होने लगेंगे, जिससे कंपटीशन बढ़ेगा। जब कंपटीशन बढ़ेगा तो जो फिटेस्ट होगा वही सर्वाइव करेगा, इसीलिए सबकी पॉपुलेशन तो राइज नहीं होगी और एक कैरिंग कैपेसिटी होगी, उस कैरिंग कैपेसिटी के बाद पॉपुलेशन की ग्रोथ आगे नहीं हो पाएगी। क्लियर है? तो ये दोनों ग्रोथ मॉडल समझ में आगे होंगे, दोनों के जो ग्राफ बना था वो इंपॉर्टेंट है, दोनों के कैरेक्टरिस्टिक इंपॉर्टेंट है और दोनों के बीच में डिफरेंसेस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इन 3 क्वेश्चंस में आप इस टॉपिक को तैयार कर लेना। क्लियर है? ठीक है, तो इस टॉपिक को, इस सेशन को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट सेशन में वी विल डिस्कस अबाउट द लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन, जिसमें जनरल सी बात होगी, इसमें हम भी लाइन टू लाइन पढ़ेंगे। ठीक है, और आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट द पॉपुलेशन इंटरेक्शन। ठीक है, और वही लास्ट टॉपिक होगा इस चैप्टर का। ठीक है, तो सेशन को कंप्लीट करते हैं और इसको रिवाइज कर लेना। एनसीईआरटी से जरूर एक बार नहीं, कम से कम 2 बार पढ़ोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कोई प्रॉब्लम होती है तो प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, तो सेशन को कंप्लीट करते हैं। स्टे फिट, स्टे हेल्दी। जय हिंद, जय भारत, लव यू एंड गुड बाय।